नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की पहली प्रश्नावली यानी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में। तो इसको आपने पहला भाग कर लिया था जिसमें अपने पहला क्वेश्चन करा था, जिसमें आपने सीखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, वो अपने पिछले वीडियो में देखा था। तो उम्मीद करते हैं पीछे वाला वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद में आपको ये जो आगे की क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आज का वीडियो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत सारे बच्चों को ये वाला जो टॉपिक है, ये दो जो आगे के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन अपन इसको सीखेंगे बहुत ही आसान से तरीके से। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये चीजें आसानी से, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसके अंदर अपने को, अपने पिछली जो वीडियो में अपने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा यानी प्रमेय के द्वारा आपने क्या सीखा था, एचसीएफ ज्ञात करना, जिसके अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपने को क्या कहता है कि ये ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, या अपन कैसे कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी ए क्या है, ए होता है भाज्य, बी क्या है, बी होता है भाजक, क्यू क्या है भागफल और आर क्या है शेषफल। और अपने साथ में ये भी सीखा था कि किसी भी संख्या के अंदर आर यानी शेषफल क्या होता है, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं उससे हमेशा और हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी जिस संख्या का अपन भाग देंगे, मान लो यहां पर अपन b का भाग दे रहे हैं, तो ये संख्या हमेशा और हमेशा b से छोटी होगी। ये बातें आपको पिछली जो वीडियो में है उसमें अपने बात की थी। आप उसको और अच्छी तरीके से अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, ताकि पूरी सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा किसी भी संख्या को, जो पूर्णांक संख्या है, उसको सम और विषम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कोई पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, अगर वो सम है या विषम है, देखो लिखने का क्या तरीका है। अगर किसी संख्या को अपने को सम लिखना है तो सम देखो कैसे लिख सकते हैं, सम संख्या क्या होती है, जिसके अंदर 2 का भाग जाए। यानी किसी भी संख्या को अगर सम से गुणा करा दें, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2a, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, 2a लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, 2q प्लस, इसके साथ में अपने सम ही संख्या जोड़नी है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा मैंने 4q प्लस 2, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। आप q की जगह कुछ भी मान रख लो, q की जगह कोई भी पूर्णांक रख लो, आपका जो उत्तर आएगा वो सम संख्या ही आएगा। जैसे अपन रख के देखें यहाँ पर, तो 4 की जगह मैंने मान लो एक बार 3 रख, सॉरी q की जगह मैंने 3 रख के देखा, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो ये एक क्या है, सम संख्या है। यानी आप इस q की जगह कुछ भी मान रखोगे, इस q की जगह आप कुछ भी मान रखोगे, यहां पर इस q की जगह आप कुछ भी मान रखोगे, तो ये संख्या दोनों ही क्या रहेगी। इस तरह से किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा करके उसके अंदर कोई सम संख्या ही जोड़ देते हैं, तो वो हमेशा और हमेशा उसका उत्तर भी क्या आता है, सम संख्या आता है। विषम संख्या को देखो किस रूप में लिखा जाता है। विषम संख्या को लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, 2q प्लस 1। यानी गुणा तो आपको सम संख्या से ही करनी है, लेकिन उसमें जोड़ना विषम अंक है। यहां 2 की जगह आप कोई भी संख्या ले लो, सम संख्या, 2 की जगह 3, 2 की जगह कौन सी सम संख्या, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, तो ये क्या रहेगी, सम संख्या। उदाहरण के तौर पे अपन इसको सॉल्व करके देखें, एक बार q की जगह कुछ मान रख के देखते हैं। आप सम रखो चाहे विषम रखो, q की जगह कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने q की जगह एक बार 1 रख के देखा, तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 1 और 2 और 1 3। अगर 2 रख के देखें तो 2 गुणा 2 प्लस 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 और 1 5। तो देखो ये क्या आएगी, ये हमेशा और हमेशा यहां पर जो उत्तर आएगा वो विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा आप, ताकि अपने जो सवाल है वो अच्छी तरह से कर पाए। उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये अगर समझ में आ गई तो अपन इसका करेंगे, अपन पिछले वीडियो में पहला सवाल कर चुके थे, अब अपन करेंगे इसका दूसरा सवाल। तो देखो दूसरा सवाल अपने को क्या दिया हुआ है,
दूसरा सवाल देखो, इसी तरह का सवाल कुछ दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यानी आपको ये व्यक्त करना है कि ये जो संख्या लिखी है 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये कोई क्या है, ओड इंटीजर नंबर है। क्या प्रूफ करना है, ओड इंटीजर नंबर है। तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए आपको इस एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप इस एक सवाल को अच्छे से समझ गए तो इस तरह के आने वाले कोई भी सवाल है वो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो, इसके अंदर अपने को करना क्या है, सबसे पहले इस सवाल में अपने को यह करना है कि माना धनात्मक पूर्णांक, कोई अपने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर अपने मान लिया a। क्या माना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर a है। a क्या है, यहां पर अपन सवाल के अनुसार यूक्लिड विभाजन से समझे तो a है भाज्य। a क्या है, भाज्य। अब यहां पर अपन सवाल के अंदर देखें, यहां b बराबर क्या है, अपन देखो सवाल में क्या लिखते हैं, यहां देखो लिखा हुआ है 6q+1, दूसरे में लिखा है 6q+3, यानी ये तो क्या होता है, ये होता है भाजक, ये क्या होता है, भागफल, और ये बचने में बचा हुआ क्या होता है, शेषफल। ये आपने सीखा था। तो यानी भाजक b को अपन क्या लिख रहे हैं, यहां भाजक लिख रहे हैं, जो कितना है 6। यहां लिख देते हैं एक बार, ये क्या है, भाजक। ठीक है, यहां पर अगर किसी संख्या में 6 का भाग देंगे तो शेषफल बताओ क्या आ सकता है। r का मतलब क्या है, ये है शेषफल। किसी भी संख्या में अगर अपन 6 का भाग देंगे तो बताओ शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 6 का पूरा पूरा भाग चला जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 शेषफल आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन 5 से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं आता है। आप किसी भी संख्या में 6 का अगर भाग देंगे तो 6 या 6 से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं आता है। ये आपको अच्छी तरह पता है। तो ये चीजें आपको पता चल गई। अब अपन सवाल को करेंगे। देखो, अब अपन सवाल को करते हैं तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एक कोई इंटीजर ले लेते हैं q, यहां पर जो है भागफल। भागफल मान लिया आपने क्या है, कोई q है। q क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी अंक है। तो अपन इसको यूक्लिड विभाजन से करें, किससे, यूक्लिड विभाजन से, तो संख्याएं क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखेंगे। इससे जो बनने वाली संख्या क्या हो सकती है, देखो 6 का भाग देना है, ठीक है। पहली बार में भागफल जो आया वो q आ गया, q की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और प्लस शेषफल क्या बचा है, पहली बार में 0, पहली बार में 0। दूसरी बार देखो मैंने लिखा 6q+1, हो सकता है उसका भाग दे रहे हैं, 6 का अपने क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो भागफल हो सकता है q आए और शेषफल 0 बच सकता है। हो सकता है 6q का भाग दिया 6 के अंदर, 6 में q का भाग दिया तो भागफल 6q आ गया और शेषफल क्या है 1। इसी तरह शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल 2 भी आ सकता है, तो 6q+2, ऐसे ही 6q+3, 6q+4, 6q+5। ये अपने पास क्या हो सकती है, संख्याएं हो सकती है, ये कोई पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। क्या हो सकती है, पूर्णांक संख्याएं। लेकिन यहां लिखेंगे, लेकिन 6q+0, 6q+2 और 6q+4 विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, विषम धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, अभी जस्ट अपने पीछे बात की थी कि जब किसी संख्या को सम संख्या से गुणा करा के उसमें सम संख्याएं जोड़ दें, तो यहां देखो 0 जोड़ा है, यहां 2 जोड़ा है, और यहां इसमें क्या जोड़ा है, 4 जोड़ा है, तो ये क्या है, ये सम संख्याएं, क्योंकि यह 2 से भाज्य है, और अपने को पता है जो संख्याएं 2 से भाज्य होती है वो क्या होती है, सम संख्याएं होती है। और अपन कभी भी संख्या को लगातार लिखते हैं
तो लगातार लिखने में एक संख्या सम आती है तो उसकी अगली विषम आती है। तो अगर ये सम संख्या है तो इसकी अगली क्या आएगी, विषम संख्या। यानी इसके अंदर अपने ये कह दिया कि ये 6q + 0, ये 6q + 2 और 6q + 4 क्या है, ये है विषम नहीं है। तो बाकी बच्ची क्या होगी, तो लिखेंगे तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। तो अपने को यही सिद्ध करना था कि विषम धनात्मक पूर्णांक है ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अपने को इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। जो संख्या विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है उसके अंदर वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या होती है, वो होती है सम धनात्मक पूर्णांक, यानी विषम नहीं होती है, वो होती है सम धनात्मक पूर्णांक। तो ये था इसका दूसरा सवाल। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दूसरे के बाद में अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल में आपको क्या कहा हुआ है। तीसरा सवाल देखो, पहले सवाल को अच्छी तरह समझेंगे। देखो सवाल में ये कहा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है, उसका पीछा करना है। ठीक है, दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों मतलब स्तंभों की संख्या क्या है, समान स्तंभों वाली संख्या में उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले, देखो अधिकतम संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, ऐसे स्तंभों की संख्या मैक्सिमम ज्ञात करनी है जहां पर वो क्या कर सके, मार्च कर सकें। देखो सवाल के अंदर क्या है, यानी एक है जिसमें 616 सदस्य हैं और दूसरे हैं जिसके अंदर 32 सदस्य हैं। अब आप ये समझ लो, मार्च करने का मतलब कोई इस तरह की लाइन बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर बराबर बराबर सदस्य होने चाहिए। 32 वाली में भी उसी तरह, हाँ लाइनें कम ज्यादा हो सकती है लेकिन लाइनों के अंदर जो सदस्य हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे आर्मी के सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 और 32। अपने को क्या करना है, अधिकतम मार्च की। तो अपन क्या करेंगे, 616 और 32 का क्या कर लेंगे, अगर HCF ज्ञात कर लेते हैं तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो संख्या सबसे बड़ी कॉमन आ सकती है, अगर उस संख्या के ऊपर लाइनें बढ़ा देंगे तो फिर उस सदस्यों की संख्या बराबर बराबर स्तंभों के मार्च हो जाएगी। तो देखो किस तरह से करते हैं। देखो यहां पर अपन करते हैं 616 और 32 का क्या कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने का तरीका है, अपने को पता है 616 क्या है, यहां अगर पहला चरण लिखें चरण फर्स्ट के अंदर, तो अपने को पता है 616 बड़ा है किससे, 32 से। तो आपको भाग करना तो आता ही है, भाग वाले उसी के अनुसार अपन चलते हैं कि 616 में 32 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक बार भाग गया तो कितना आया, 32। कितना बचा, ठीक है, इसमें से बचा, ये बचा 9 और यहां से बचा 2 और पीछे बचा 6। अब देखो इसके अंदर भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, अगर इसके अंदर भाग देते हैं, देखो पहले एक बार दिया है, अगर इसके अंदर देखो 32 का भाग देंगे तो 9 बार भाग देके देखते हैं। तो 9 दूनी 18, 1 9 तिया 27 और 1 28, तो 9 बार भाग जाएगा। तो 9 बार भाग गया तो कितना बचा, 288। इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये आएगा कितना आएगा, 8। कितना बचा, 8, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0 0। अब अपन क्या करते हैं, पहले स्टेप के अंदर अपने ये लिखा कि ये 616 बराबर भाग किसका दिया है अपने, तो सबसे पहले लिखते हैं भागफल इंटू, सॉरी भाजक इंटू भागफल। भागफल कितना है, 19,
प्लस शेषफल कितना बचा 8। अब इसका लेंगे चरण सेकंड। क्या शेषफल 0 है? क्या आपने पिछले वाले वीडियो में बात किया था किस तरह से इसका HCF निकालते हैं। तो शेषफल यहां पर आया है 8 जो 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 0 नहीं है तो अगला स्टेप और चलाएंगे, दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या करते हैं, जो पहली संख्या का शेषफल आया है उसका भाग देना है पीछे वाली संख्या जिसमें अपने भाग दिया था। शेषफल का भाग देना है पीछे वाली संख्या जिसके अंदर भाग दिया था। तो अपने को पता है 8 का भाग 4 बार देखें तो 8 चौके कितना होता है 32। शेषफल कितना आ गया 0। तो दूसरे चरण में अपने को लिखना है 32 बराबर 8 का भाग दिया कितनी बार 4 बार और शेषफल कितना आ गया 0। तो यहां पर अपन लिख देंगे शेषफल बराबर 0। अगर जहां पर शेषफल 0 आ जाता है तो जिस लास्ट संख्या का भाग दिया था वो अपना क्या हो जाता है HCF हो जाता है। तो लास्ट में किसका भाग दिया है अपने 8 का, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा दोनों का वो हो जाएगा 8। अब अपने HCF तो निकाल लिया लेकिन सवाल में HCF नहीं पूछा था, हालांकि पूछ तो HCF ही रखा है लेकिन उसको लाइन के रूप में लिखेंगे। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें विवाद मार्च कर सकते हैं तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें मार्च कर सकते हैं। कितनी है अधिकतम संख्या 8 है, यानी 8-8 की लाइन बनाएंगे। यानी ये समझ लो कि स्तंभ इस तरह से बनाए हुए हैं, इस तरह से बनाए हैं कि 8 एक लाइन में, अपन ये समझें कि 8 सैनिक एक लाइन में खड़ी कर दें तो लाइनें में दोनों में क्या हो जाएगा बराबर बराबर एक लाइन में सदस्य आएंगे। यानी एक लाइन में 8 सदस्य, दूसरी लाइन में 8, तीसरी में 8। तो देखो 8 जो मैक्सिमम 8 है, 8 से ज्यादा आप खड़ेंगे तो फिर लाइन में संख्या में क्या हो जाएंगे, जो सैनिक खड़े हैं वो कम ज्यादा हो जाएंगे। यानी सीधी सी बात है HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन आ जाए। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन आ रही है 8। तो इस सवाल के अंदर अच्छी तरह ध्यान रखना है कि अपने को करना क्या है, इसका HCF निकालना है। और HCF निकालने का तरीका जो पिछली क्लास में अपने सीखा था, कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहां पर ये जो लगाया है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम से। ठीक है, यहां पर फिर से लगाया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सॉल्व किया है तो इस तरह से कर पाएंगे और आप इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा और तीसरा सवाल। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अपन कर चुके हैं 1.1 के 3 सवाल। उम्मीद है आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप खुद इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। सवाल आप इसके जो दूसरे इस तरह के टाइप के सवाल हैं वो आप खुद अपने हाथ से सॉल्व करके देखिएगा। जितने आप सवाल सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी मैथ मजबूत होती जाएगी। तो अपने को तैयारी इस प्रकार करनी है कि पेपर के अंदर या बुक के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो अपने को आता नहीं हो। इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है जो अपने साथ, अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी मैथ को ऐसा कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।